सुरेश कोत को धमकी मिली है कि धमकी नहीं देनी है ना। कमाल की बात। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि हरियाणा के किसान नेता सुरेश कोत को एक चिट्ठी आई है जिसमें नीचे सिग्नेचर जो हैं वो थाना प्रबंधक अफसर के हैं। थाना नारनौंद के प्रबंधक अफसर 20/8/2025 की ये चिट्ठी है। मैं अभी तक इंतजार कर रहा था कि ऐसी चिट्ठी जो है वो कोई अफसर नहीं लिख सकता, तो 7 दिन तक इंतजार करते हैं। ये किसी ने शरारत की होगी और एडिटिंग की होगी, क्योंकि इस तरह की भाषा जो है वो कोई भी ऑफिसर नहीं लिख सकता बेसिकली। या अगर कोई लिख रहा है तो फिर इसका मतलब यह है कि उसे कुछ पता ही नहीं है शायद, कि भाई देश में अपने मालिक को चिट्ठी कैसे लिखी जाती है। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो उसका अफसर है ना वो तो उसका अधिकारी है, लेकिन जो ये सुरेश कोत है ये उसका मालिक है। जो यानी देश की जो जनता है ये तो मालिक है। आमतौर पे ऐसे मौके पर कोई आदमी बोलता नहीं है और इन चीज़ों के ऊपर आवाज़ नहीं उठाता है, और अगर उठाता है तो फिर पुलिस वाले उसके साथ में सीधी सीधी बहस कर लेते हैं। बहस बांधने के बाद वो कभी भी मौका लगता है तो जब कभी ये थाना प्रबंधक महोदय जब कभी किसी ऐसी पोजीशन में होंगे जहां ये हमको उल्टा लटका करके पीट सकते हैं तो ये अपनी कसर निकालेंगे, तो वो निकाल लेंगे, कोई बात नहीं। हम अपना जो कफन है वो सर पर बांध कर निकलते हैं। तो हम तो चले ही इस काम के लिए हैं कि हमको पता है कि जिस तंत्र से अपनी लड़ाई है वो कितना गंदा और वाहियात है, और वो ऐसे लोगों को बिल्कुल किराए पर रखता है जिनका ज़मीर मर चुका है, और जिनका ज़मीर जिंदा है उनको तो खुड्डे लाइन लगा के रखते हैं। इसको खुड्डे लाइन वाली पोस्ट बोलते हैं ना, कि भाई उनको तो वहां पर रखते हैं। जो असली लोग हैं उनको वो रखते हैं ऐसी जगह पर जहां पर इनको कोई काम ना करना पड़ता हो, इनको कोई काम लेना ना पड़ता हो, और जिनको गुलाम चाहिए होते हैं ऐसी जगह पर वो गंदे लोगों को रखते हैं। अब ये भाषा देखिए आप, मतलब जो चिट्ठी भेजी है उस चिट्ठी के अनुसार आपके विरुद्ध विश्वसनीय सूत्रों से ये सूचना प्राप्त हुई है। इनको कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, इनको विश्वसनीय सूत्रों से सूचना प्राप्त हुई है। वो विश्वसनीय सूत्र कौन है वो मैं जहां तक समझता हूं वो तो सुरेश कोत जी ही एक्सप्लेन कर पाएंगे, क्योंकि सुरेश कोत एक ऐसी आवाज है जब वो मंच से बोलते हैं तो वहां खड़े खड़े अधिकारियों को यह लगता है कि ले भाई तो बात माननी पड़ेगी। हमारे जैसा आदमी थोड़ा सा एक्सपीरियंस कम है, उनको इस तंत्र से उलझते हुए अरसा हो गया। अब देखो भाई, मैं उनके किसी चीज के ऊपर ये नहीं कह रहा हूं कि व्यक्तिगत तौर पर मैं उनको जानता हूं, लेकिन मैं जितना किसान आंदोलन में घूमा फिरा और जहां वो मंचों पर मुझे मिले, मैं उसके मुताबिक ये कह सकता हूं कि हाँ, अवश्य ही वो अधिकारियों को रड़कते तो होंगे। तो ये विश्वसनीय सूत्र कौन है? असल में जहां तक मैं समझा हूं कि गांव में प्रशासन जो है इनके, मतलब इन प्रशासन के जो गुर्गे हैं, जो उनके खबरी होते हैं, वो खबरी कौन होते हैं? जैसे कि किसी ने शिकायत कर दी और नशा करते हुए कोई पकड़ा गया और वो पुलिस में जाके गया, अब उसको छोड़ना तो पड़ेगा ही। क्यों? क्योंकि उस पर तो केस बनाएंगे नहीं। ये नशे वालों के खिलाफ तो इनको केस बनाना अलाउड नहीं है। असल में तो पुलिस चौकी की स्थापना ही नशे वालों को संरक्षण देने के लिए की जाती है। थाना जो है वो अपराधियों की सुरक्षा के लिए है, जो पुलिस है वो पूंजीपतियों की सुरक्षा के लिए है, वो देश की जनता के लिए नहीं है। आज 27 तारीख है, 27 अगस्त को करेला गांव में मतलब 2 बस भर करके आई, 6 लाख का लोन था, 4 लाख अगला भर चुका है, 2 लाख रुपए के लिए उसका 400 गज का मकान कब्जा करके ले गए। वो तो चलो जेएसएम के साथी हैं, उन लोगों को पता है कि भाई ताला तोड़ने तो पड़ेगा ही, ताले तो ये टूटेंगे, सबके ताले टूटेंगे, चिंता मत करिए। लेकिन वो ये इस दौरान बीच में कुछ लोगों को दिक्कतें बहुत आएंगी। पर असली मुद्दा यह था कि वो जो लोग जो नशेड़ी हैं या जो गुर्गे हैं या जो उनके खबरी हैं, उनको किसी जगह पर जो है वो सुरेश को फंस गए होंगे, जहाँ तक मैं समझता हूँ। मेरी बात नहीं हुई है उनसे, लेकिन मैं एकदम क्रिस्टल क्लियर, मेरे को जो समझ में आता है, जिस भाषा को मैंने देखा है,
इसमें वो विश्वसनीय सूत्रों से सूचना प्राप्त हुई है कि मोहल्ले, स्कूल और सार्वजनिक स्थान में लोगों को धमकाते धमकाते हैं। भाई एक तो उनकी आवाज़ भी ऐसी है कि वो ऐसा लगता है जैसे धमका रहे हैं, और कई बार तो मुझे भी लोग ऐसा ही फ़ोन पे सोचते हैं कि जैसे मैं कोई डांट रहा हूँ। जब आप उत्तेजना में होते हैं तो कुछ निकल ही जाता है मुंह से। उसमें तो देखो मैं नहीं इसमें कहता कि भाई उनको ऐसा करना चाहिए, लेकिन वो ऐसे व्यक्ति होंगे। अगर वो ऐसे व्यक्ति होते तो उनके साथ समाज के लोग क्यों होते? उनको समाज जो है इस तरह से, क्योंकि वो किसी पद पर नहीं है ना। अभी देखो गोपाल कांडा जैसा आदमी जिसके ऊपर उसी की एयर होस्टेस ने जो है आरोप लगाया हो रेप का भी और मर्डर का भी, उसको सम्मान देना तो लोगों की मजबूरी इसलिए है क्योंकि वो पद पर है, उनसे पैसे और ग्रांट और वो लेने का लालच जिनको है वो उनके जैसे लोगों के तलवे चाटते हैं। लेकिन सुरेश कोत के पास तो कोई पद नहीं है, उनके पास तो कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं चलती, वो तो किसी को फाइनेंशियल लाभ भी नहीं दे सकते, और अगर तब भी उनको समाज एक्सेप्ट कर रहा है तो वो खराब आदमी होते तो वो नहीं कर सकते। तो सार्वजनिक स्थान पर लोगों को डराना धमकाने, गाली गलौज, झगड़ा फसाद और सार्वजनिक शांति भंग कर सकते हो। देखो ये जो तंत्र है ना, ये आपके ऊपर जो शिकंजा कस रहा है, ये मतलब आपको डरा के कर रहा है। जैसे कि आपने 80 की स्पीड से ज्यादा गाड़ी चलाई तो आप एक्सीडेंट कर सकते हो, इसलिए आपके ऊपर जुर्माना। एक्सीडेंट हो जाए तब जिम्मेदारी किसी की नहीं। आपका बच्चा बीमार हो सकता है, इसलिए उसको बचपन से लेकर पहले 5 साल में ही 50 से ऊपर टीके ठोक दो, और उनकी वजह से कुछ हो जाए तो जिम्मेदारी किसी की नहीं। और मतलब सारे वैक्सीन लगे हों, सारे इंजेक्शन लगे हों, उसके बाद भी अगर बच्चा बीमार हो जाए तो इलाज सिस्टम नहीं करेगा, इलाज माँ बाप को ही करवाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं जो कह रहा हूं वो ये है कि वो उससे पहले ही कह रहे हैं आपको सब कुछ पहले। फिर वायरस भी वही बनाता है, कंप्यूटर कंपनी का मालिक, मतलब जो इसका जो सॉफ्टवेयर बना रहा है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम का, माइक्रोसॉफ्ट का, और एंटीवायरस भी वही बना रहा है। तो वो कह रहा है वायरस ना आ जाए इसलिए एंटीवायरस ले लो। यानी कि वो आपको डरा डरा के बेच रहा है सब कुछ। ऐसा नहीं हुआ तो ये कर लो, कहीं तुम मर ना जाओ, कहीं तुम मर ना जाओ, इसलिए इंश्योरेंस करवा लो। तो इंश्योरेंस का पैसा भी बहुत से कम लोगों को ही मिलेगा। तुम्हारी फसल खराब ना हो जाए तो इंश्योरेंस करवा लो। इंश्योरेंस की किस्त कटी 35,000, नुकसान हुआ उसका 25,000, और उसको मुआवजा मिला 1,500। ये हो रहा है इधर से। मतलब लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, गाड़ी का इंश्योरेंस, ये करवाते रहो, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं तुम्हारी गाड़ी धुआं ना फेंकने लग जाए, इसलिए पहले ही प्रदूषण की पर्ची कटवा लो। ये है ना। तो यही भाषा जो है ये साहब ने जो है वो डाली है इसके अंदर कि आप सार्वजनिक शांति भंग कर सकते हो। आप दुकानदारों, राहगीरों को डराते धमकाते हो और दादागिरी करते हो। यार मतलब सूचनों से, मतलब सूचना मिल गई उनको सूत्रों से, विश्वसनीय सूत्र हैं वो उनके, लेकिन पूरे समाज से एक व्यक्ति शिकायत करने वाला नहीं मिला उनको। क्योंकि पुलिस की मजबूरी क्या है कि वो शिकायत की गुलाम है। तो उनको कोई आदमी अगर लपेटना होता है तो पुलिस के ही किसी सिपाही से शिकायत करवाई जाती है, और उस सिपाही को ऊपर के अफसरों का संरक्षण प्राप्त होता है। तो मुझे जो दिखाई दिया वो ये दिया कि वो सुरेश कोत के ऊपर दबाव बनाने की प्रक्रिया है और दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, और मुझे नहीं लगता इससे सुरेश कोत को कोई फर्क पड़ता होगा। लेकिन मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमें खुलकर बोलना होगा और इस तरह के अधिकारियों को स्पष्ट रूप से यह बताना होगा कि तुम्हारा ये वाहियातपना नहीं चलेगा, तुम्हारी ये गंदगी नहीं चलेगी। जब शिकायत करते हैं उस पर तुम कार्रवाई करते नहीं हो। हम लोगों को तुमको प्रताड़ित करना है क्योंकि तुम्हारे सिस्टम की पोल खोल रहे हैं हम लोग। और फिर उसके बाद पूर्व में आपको मौखिक रूप से चेतावनी दी जा चुकी है। मौखिक रूप से सूचना, मौखिक रूप से आप किसी को कह सकते हो कि भाई ऐसे मत किया अगर, वही तो धमकी होती है। उल्टा धमकी तो यहां दी जा रही है, फिर भी आप द्वारा उपद्रव जारी है। यह भाषा किसी सरकारी अधिकारी की, किसी नौकर की नहीं हो सकती, और यह नहीं होनी चाहिए। इसकी जितनी निंदा हो, राजनाथ जैसी कड़ी निंदा हो, राजनाथ की निंदा जैसी कड़ी निंदा, यह आपको अंतिम लिखित चेतावनी दी जाती है कि आप अपनी सभी आपराधिक दबंगई गतिविधि तुरंत बंद कर दें। अगर वो आपराधिक दबंगई है उसे बंद कर दो ना भैया।
क्या बात करते हो यार। मतलब अभी जिसके ऊपर रेप के आरोप लगे, पोक्सो जैसे केसेस लगे, विनेश फोगाट जैसी खिलाड़ी ओलंपियन ने अपना करियर खराब कर लिया जिसके खिलाफ, उसको तो तुम कुछ भी नहीं कर पाए, उसके तो तुम तलवे चाटते रह गए। उसका तो ये सिस्टम जो है, सिस्टम से चलेंगे, सिस्टम से चलेंगे, उसके तो आगे हाजिरी बजाते रहे। और तुम एक आदमी जो किसानों की आवाज उठा रहा है, उसको, उसके खिलाफ तुम इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हो। और फिर अदरवाइज फिर ये धारा 172(1) BNSS के तहत पुलिस अधिकारी के वैध आदेश की पालना करने के लिए बाध्य है। मतलब आपने दोबारा पुलिस आदेशों की अवहेलना की तो आपके विरुद्ध धारा 172(2) BNS के अंतर्गत गिरफ्तारी, हिरासत, शांति भंग, असामाजिक गतिविधि के संबंध में आगामी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। भैया जी एक बार कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिए, पुलिस वालों का ये कमेंट कितना सही है, ये जो आदेश है ये कितना गलत है और कितना सही है। क्योंकि आपका कमेंट वो चेक करते हैं, तो एक बार बता तो दीजिए कि आपके आसपास की पुलिस कितनी ईमानदार और कितनी बेईमान है, कितनी गुंडाई करती है और कितना सही तरीके से काम करती है।